नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने पृथ्वी के चुंबक को कंप्लीट किया है। वो एक पूरा लेक्चर पृथ्वी के चुंबक का ही है। अब वापस लौट कर आए दंड चुंबक से संबंधित परिभाषाओं पर, है ना साहब। दंड चुंबक से संबंधित परिभाषाएं। ये मैं आपको समझाता हूं इस टॉपिक का महत्व। इनमें जो भौतिक राशियां आपको पढ़ाई जाएगी, है ना, दंड चुंबक से संबंधित परिभाषा, इसमें कुछ भौतिक राशियां आपको पढ़ाई जाएंगी जो दंड चुंबक से संबंधित भौतिक राशियां हैं। मैंने दंड चुंबक से संबंधित परिभाषाएं लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इनको समझना है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई ये एग्जाम में आ रही है, कर रही है। एक नॉलेज गेन करना आपको, मैं आपको समझाता हूं। एक जैसे धारावाही परिनालिका है, बात को समझिएगा थोड़ा सा ना। ये परिनालिका है, इसमें अपन ने धारा प्रवाहित की। बात को समझना इंटरेस्टिंग है ना। धारा प्रवाहित करते ही इसके अक्ष के अनुदिश एक समान चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ उत्पन्न हो गया, जिसका मान निर्वात में अपन लिखते हैं μ0 Ni, है ना। स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है साहब। अब इसमें आपने किसी चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ का मतलब है ऐसा पदार्थ जो चुंबक में रूपांतरित हो सकता है। तो आपने चुंबकीय पदार्थ, जैसे मान लीजिए लोहा, है ना, लोहे को रख दिया। क्लियर। अब लोहा कुछ समय बाद, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो लोहा भी चुंबक बन जाएगा। बात को समझना सब, है ना। इसको मैं अलग निकाल के दिखाता हूं। मैं बात को उसी लहजे में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको मजा आए। ये लोहा अब चुंबक बन चुका है। ठीक है साहब। आपने इससे रिमूव कर लिया, अलग निकाल लिया। क्लियर। इसके पास अब ध्रुव प्राबल्यता होगी और चुंबकीय ध्रुव होंगे। ये आपने वहां से निकाला जो परिनालिका के अंदर रखा हुआ था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि साहब ये जो लोहा है ये चुंबक बना, तो इसके चुंबकत्व को किससे नापोगे? बताओ। स्वाभाविक है, आपका अभी तक कोई ऐसी भौतिक राशि इंट्रोड्यूस ही नहीं की अपन ने, आपको बताई नहीं मैंने आज तक कि सब उसके चुंबकीय क्षेत्र को नापने का तो फॉर्मूला आपको एम्पियर ने के नियम से निकाल लिया आपने। तो आप परिनालिका में अक्ष के अनुदिश एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, और कितना होता है वो तो अपन ने एम्पियर के नियम से पिछले चैप्टर में निकाल लिया। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई उस परिनालिका में रख चुकने के पश्चात ये लोहे की छड़ चुंबक बन चुकी, ये चुंबक बन चुकी। फिजिकली तो ठीक है, ये लोहे को अट्रैक्ट करने लगी, अन्य चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग गई, मान लिया फिजिकली। लेकिन आप इसके प्रॉपर्टी तो बताओ, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, ऐसी क्या चीज आ गई इसके पास जो ये खुद भी अपने चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अन्य लोहे की वस्तु को, जैसे अल्पिनी है, अन्य लोहे की वस्तु को क्या बना देती है? चुंबक। ये खुद इससे बनी परिनालिका से, और अब ये खुद भी बनाने लग गई। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, ये चुंबक कैसे बनी बताओ। ये चुंबक बनी, छड़ है ना, बनी, वो छड़ नहीं। इस छड़ के पास चुंबक के नाम पर क्या है जो ये दूसरों को, जैसे आल्पिन, पेंचकस,
वगैरह को चुंबक बना देती है साहब। क्या हर पदार्थ में चुंबक की एक जैसी तीव्रता हो सकती है? मान लीजिए मैं नर्म लोहा लिया, स्टील ली, निकल ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, क्या सब में उत्पन्न चुंबकत्व की तीव्रता एक जैसी होती है? नहीं। तो इन बातों के जवाब कुछ भौतिक राशियों से दिए जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो भौतिक राशियां मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप दंड चुंबक या उस चुंबक के दृष्टिकोण से देखें जो धारावाही ने बनाकर फिजिकली आपको भेंट कर दिया है, जैसे स्पीकर के पीछे लग रहा है। अब इनमें क्या होता है ना, तो सब इंटरेस्टिंग तो है, थोड़ा सा मजा लो इसका, कठिन वठिन लगने वाली तो बात ही नहीं है। पहला है चुंबकन तीव्रता। कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। धारा और कैपिटल आई में फर्क रखेंगे अपन। अब धारा को स्मॉल आई से बताने लग जाएंगे, ताकि कैपिटल आई एक सुरक्षित दंड चुंबक से संबंधित भौतिक राशि हो। ठीक है साहब। चुंबकन तीव्रता, मैंने आपसे क्या कहा, समझने पे फोकस है ना, परिभाषा और विभाषा इतनी महत्व नहीं रखती। वह चुंबकत्व या यूं कहते हैं चुंबक की वह सीमा जिसमें किसी पदार्थ का चुंबकीयकरण किया जा सके। किसी पदार्थ के, या यूं कह दें पदार्थ में उत्पन्न, ऐसे कह दो चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न, बहुत ये जमेगी आपको दूसरी, फिर तीसरी डालूंगा, फिर चौथी डालूंगा, है ना। किसी पदार्थ में या किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व की वह सीमा जहां तक पदार्थ का चुंबकीयकरण किया जा सके, चुंबकन तीव्रता कहलाती है। चलो सब, तो ये मैंने परिभाषा दी है ना। अब दूसरी परिभाषा लो। पदार्थ के चुंबकत्व की अधिकतम सीमा को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इससे यह समझ में आया कि किसी पदार्थ के चुंबक का मापन किससे करना चाहिए? आई से। इस सेकंड वाली परिभाषा से यह समझ में आया कि इसका मतलब चुंबकों के बीच में भी फर्क होता है। उस फर्क को किससे बताया जाना चाहिए? आई से। इस सेकंड वाली परिभाषा से यह समझ में आया कि इसका मतलब पदार्थ के अंदर चुंबकत्व की एक अधिकतम सीमा है, उससे ज्यादा पदार्थ के अंदर चुंबक उत्पन्न करना संभव नहीं है। तो दोबारा इसको सुनेंगे, फिर मैं दोबारा सारी बात रिपीट करूंगा। चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व की अधिकतम सीमा को, चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व की अधिकतम सीमा को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अर्थात, अब इसके वापिस अर्थ समझिए, अर्थात किसी दंड चुंबक के चुंबकत्व को भौतिक राशि आई से दर्शाते हैं, है ना। अब आप चुंबक मत बोलें, अब तो चुंबक के बीच में भी अंतर जान सकते हैं, किसके द्वारा? आई से। पहली बात समझ में आ गई। तो आई पदार्थ में चुंबकत्व को दर्शाती है। मैं लिख देता हूं ना, क्योंकि ये ऐसी बात है, इतनी डीप थ्योरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इतनी डीप थ्योरी है कि इसको मैं भी दोबारा ऐसे ही बोल सकूं, जरूरी नहीं है। मूड की बात है। आज मूड में हूं तो मैंने इसको बहुत डीप में ले लिया है ना। तो मैं खुद भी अगर दोबारा लेक्चर दूं तो ये जरूरी नहीं होता कि मैं इतनी डीपनेस ले जाऊं, है ना। तो सब आई पदार्थ के चुंबकत्व का माप है,
पदार्थ के चुंबकत्व का माप। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, ये बात तो होगी कि साहब अब किसी चुंबक को, चुंबक की मतलब चुंबक को जो समझाना चाहिए, उसके चुंबकत्व को जो दर्शाना चाहिए, वो किससे, आई से, वो लिख दिया था मैंने ना। अब दूसरी बात, इसके द्वारा चुंबकों के मध्य अंतर है ना, बता सकते हैं। अब आप 3 चुंबक आपके पास है, तो ये नहीं कि तीनों चुंबक है, अब आप बता सकते हो किसका आई अधिक है, किसका आई कम है, कौन पावरफुल चुंबक है, कौन पावरफुल नहीं है। तीसरी बात, यह चुंबकत्व की अधिकतम सीमा को दर्शाता है। यह भी समझ लीजिए, चुंबकत्व की अधिकतम सीमा के क्या मायने। तो सब चुंबकत्व की अधिकतम सीमा का मायना है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये लोहे की छड़ है जो चुंबक बनाई जा चुकी है। अब इसकी तीव्रता अभी तो मात्रक नहीं आया, तो इसकी तीव्रता मैंने बता दी साहब 5 है, 5, अभी मात्रक नहीं आया तो अंकों में सुन लो। अब साहब मान लो इसकी अधिकतम सीमा अगर 50 है, तो इसका मतलब अभी इसमें चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है, कहां तक, 50 तक। तो आई 2 बातें बताता है। पहली बात ये, क्या वर्तमान में क्या चुंबकत्व का लेवल है, और दूसरी बात, क्या इस चुंबक में और चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है। ये 2 बातें भी आई बता। अब सब फाइनल डेफिनेशन 2 तो मैंने समझा ही दिया। चुंबकीय पदार्थ या किसी चुंबक के इकाई आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। अगर पदार्थ के कैपिटल V आयतन में कुल चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M हो, तो इकाई आयतन में कितना होगा सर, M/V है ना। तो भौतिक राशि के लिहाज से चीज आएगी। M का मात्रक अपन ने पढ़ लिया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और V आयतन है मीटर क्यूब, तो सब इसका मात्रक हुआ एम्पियर प्रति मीटर। ये सब परिभाषा वाइज तो देखो, अगर एग्जाम वाइज देखना हो तो फिर 2 मिनट में, पर समझ वाइज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ना। तो सब चुंबक के इकाई आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अब चुंबक की लंबाई अपन जैसे ये कहते हैं 12, ये अपन ने समझ रखी अपने हिसाब से है ना। इसका काट क्षेत्रफल अपन मान लेते हैं A। तो चुंबक की लंबाई 12 और काट क्षेत्रफल A है, तो कैपिटल M को तो आप क्या लिखोगे साहब, चुंबकीय आघूर्ण को M × 12, वह आयतन भी कितना लिखेंगे, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। क्षेत्रफल है, लंबाई 12, दोनों रखो, इसलिए I है ना, M की वैल्यू रखो M × 12, V की वैल्यू रखो A × 12, 12 कैंसिल बाय 12, यानी I बराबर M/A है ना। M का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो वही ले दे के मात्रक क्या आ जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। यहां से डेफिनेशन बोलो तो यहां से बोल दो, यहां से डेफिनेशन आएगी, इकाई क्षेत्रफल में ध्रुव प्रबलता को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्लियर सब। ये सब एक भौतिक राशि जो प्योर चुंबक से संबंधित है। अब आ जाओ दूसरी भौतिक राशि पे है ना।
सेकंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 2, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकन क्षेत्र, कैपिटल एच। ये भी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात गजब की है ना, मजा आएगा आपको इसमें भी। ठीक है, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखे जाने पर, या वह चुंबकीय क्षेत्र जो स्वयं में, ऐसा बोल दो, स्वयं में चुंबकीय पदार्थ को या रखे जाने पर चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर देता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। दोबारा बोलूंगा, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया इसलिए, है ना। तो सब वह चुंबकीय क्षेत्र, स्लो बोल रहा हूं ताकि आप मजा लो, है ना। वह चुंबकीय क्षेत्र जिस, या वह चुंबकीय क्षेत्र जो स्वयं में रखे जाने पर चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर देता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। अब मैं इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, ऐसा कठिन नहीं, मजा तो आता है ना। देखो सब, आपको ये मैंने पढ़ाया, बहुत ध्यान से समझना। ये थी परिनालिका, है ना। जब समझाने पे मूड में आ गया मैं, तो फिर समझा के छोड़ूंगा ना। ये है परिनालिका। परिनालिका में आपने रखा चुंबकीय पदार्थ, मतलब लोहा। ये रखा आपने चुंबकीय पदार्थ, जो बाद में बन के आ गया आपके सामने चुंबक। ये सारा किसने किया? परिनालिका ने। तो परिनालिका ने जिसके द्वारा इस चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाया, उसे ही कहते हैं चुंबकन क्षेत्र। अब यहां परिभाषा, तीसरी बात सुन लो, चित्र सामने है। वह चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर कौन आरोपित कर रहा है? परिनालिका। जो स्वयं में रखे जाने पर चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर देता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। तो सब ये बड़ी गजब की बात हुई। आज हमें पहली बार पता पड़ा कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ जिसको हम परिनालिका में रखते हैं, वह चुंबकन क्षेत्र के कारण चुंबकित होता है। वह चुंबकन क्षेत्र कैपिटल एच के कारण चुंबकित होता है। तो आप यूं कहेंगे, जब कैपिटल एच के कारण होता है तो शुरू से ही कैपिटल एच बोलते। जब मैंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाया, तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र क्यों बोलना पड़ा? शुरू से ही चुंबकन क्षेत्र बोलता ना मैं। सुनो सब, मैं जानता हूं कि बोलना मुझे चुंबकन क्षेत्र चाहिए था, लेकिन ऐसा जानने के बावजूद भी मैं चुंबकीय क्षेत्र बोलता रहा। तो कारण समझो। बी का खूब सारे नामों में एक नाम है चुंबकीय प्रेरण। बहुत समय से नाम नहीं लिया, तो अब एक दो बार इसी नाम को ले लिया करेंगे, है ना। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सबका मतलब बी है। बी की उत्पत्ति के दो कारण हैं। एक तो बाह्य धारा, आप समझ जाएं, जैसे अभी के लिए समझ जाएं। अब और चीजों के तो नाम लेने से, जो सामने उसको समझ। एक तो परिनालिका। बी की उत्पत्ति का एक और कारण है, वो है माध्यम, है ना।
इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस बी में दो की भूमिका है, धारा की भी और माध्यम की भी। अब ध्यान से समझना, बहुत स्लो, मजेदार। अगर माध्यम हटा दें, हटा दो, तो चुंबकीय क्षेत्र केवल किसके कारण रहेगा? बाह्य धारा के कारण। और बाह्य धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। यह है सब दमदार बात, है ना। तो सब बी बिकॉज ऑफ मीडियम, बी बिकॉज ऑफ परिनालिका, परिनालिका में धारा है ना। तो बी दो कारणों से है। अब यदि माध्यम को हटा दें तो पदार्थ के अंदर जो चुंबक है, चुंबकत्व है, उसका कारण केवल कौन हुआ? बाह्य धारा। बाह्य धारा के कारण या केवल बाह्य धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। माध्यम को हटाना पड़ेगा, माध्यम नहीं चलेगा। अब क्या है कि जब परिनालिका हम पढ़ रहे थे, टोरॉइड हम पढ़ रहे थे, वृत्ताकार कुंडली जब हम पढ़ रहे थे, तो मुझे पूरी तरह से पता था हम एच पढ़ रहे हैं, क्योंकि धारा के कारण जो पैदा होता है उसे एच कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, पृथ्वी आप पढ़ चुके, तो पृथ्वी विशाल प्राकृतिक चुंबक है, तो पृथ्वी तो सब माध्यम है। इसका मतलब आप जो चुंबक देख रहे हो परिनालिका में, चाहे वृत्ताकार धारावाही लूप में, चाहे टोरॉइड में, तो क्या आपने किसी फॉर्मूले में μ0 नहीं देखा? देखा है ना। तो जितने भी चुंबक हैं मैं आपको दिखाता हूं, है ना। जैसे मान लो वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर, तो अपन ने लिखा μ0 ni r² 2r² प्लस x² की पावर 3/2। केंद्र पर μ0 ni अपॉन 2r। अनंत लंबाई के तार के कारण μ0 I अपॉन 2πd। परिनालिका के कारण तो μ0 स्मॉल ni। एक बार बताओ, आपने कहीं μ0 नहीं देखा क्या? देखा है ना। तो इसका मतलब किसी धारावाही लूप, कुंडली वगैरह 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 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बताते हो, उसमें आप खुद बता रहे हो ना, दो का इंपैक्ट, वन इज करंट एंड अनदर वन इज मीडियम। तो दोनों होंगे तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? बी बोलना पड़ेगा। मान लीजिए पृथ्वी चुंबक नहीं होती, फिर अगर पृथ्वी चुंबक नहीं होती तो धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्या बोलता? चुंबकन क्षेत्र बोलता। तो सब ये इससे अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, है ना। केवल बाह्य धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो इसका मतलब माध्यम को हटा लीजिए, है ना। तो जैसे आप बात करेंगे निर्वात की, निर्वात के लिए, है ना। आप बात करेंगे माध्यम के लिए, है ना। अब एक बार ये भी बात करेंगे कि सब परिनालिका के लिए, है ना। अब तो असलियत तो जाने एक बार, तो अब सब बात करके देखेंगे। अगर आप निर्वात के लिए कह रहे हो तो भाई आप ऐसा करो कि निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र को अपन B0 से दर्शा दें। इसमें से माध्यम हटा दो साहब, हटा दिया माध्यम, ठीक है। अब जो है केवल किसके कारण है? बाह्य धारा के कारण, तो उससे क्या कहेंगे? चुंबकन क्षेत्र, है ना।
व्हाइट पेन जमता नहीं है साला ज्यादा। माध्यम के लिए तो माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शा देते हैं। माध्यम हटा लो इसमें से, ये माध्यम की चुंबकीयशीलता। अब जो बचा वो क्या है, H। आ जाओ परिनालिका में, तो परिनालिका में निर्वात में निकाल रखा है अपन ने, μ0 Ni अपॉन μ0। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिनालिका में ओरिजिनली उत्पन्न क्या होता है, H होता है, लेकिन माध्यम को अटैच कर दोगे तो माध्यम को अटैच करते उस H को H नहीं बोलना पड़ता, फिर क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। अभी देख लो ना आप, ये इससे देख लो, जैसे इससे देख लो आप, है ना, इससे देख लो आप, क्या लिखोगे, B बराबर μH लिखोगे ना, ये धारा और ये माध्यम, दोनों आगे ना, धारा भी आगे, धारा के कारण तो H और माध्यम की चुंबकशीलता आप म्यू से लिख ही रहे हो, इसलिए आपको B बोलना पड़ेगा ना, होता तो H है धारा के कारण, तो है ना। तो सब मात्रक निकाल लें, कहीं से भी निकाल लें। B का मात्रक तो होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। म्यू का मात्रक बता रखा है आपको वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर, तो वेबर से वेबर कैंसिल, क्लियर, और 1 मीटर से मीटर भी कैंसिल, तो देखो इसका मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर ही होता है, इसका मात्रक भी एम। तो देखो बड़े मजेदार चीजें, मजा आएगा आपको। बनाता भी एम्पियर प्रति मीटर है और पदार्थ में पैदा भी एम्पियर प्रति मीटर है ना। तो परिनालिका के पास जो है वो H है साहब, और ये पदार्थ के अंदर क्या पैदा कर देता है, I। अब तो बहुत क्लियर हो गया, है ना। बनाने वाला भी आपका एम्पियर प्रति मीटर और बनने वाला भी एम्पियर प्रति मीटर। I बनाने वाला, सॉरी H बनाने वाला और I बनने वाला, ये सब सेकंड चुंबक से संबंधित परिभाषा होगी, है ना।